फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं लिंग विद्यालय समाज का भाग 3। इसमें पिछले भाग में अपन पढ़ रहे थे पितृसत्ता, और पितृसत्ता में भी पितृसत्ता का जो सकारात्मक पक्ष है, जो भाई जो एक पिता की सारी शक्तियाँ होती हैं, जो एक पुत्र या उसके जो पुत्र होता है उसमें जो पिता की पूरी शक्तियाँ होती हैं उनका अभाव हो जाता है। तो इसमें जो सारी शक्तियाँ हैं जो पुत्र के पास आ जाते हैं पितृसत्ता में, जो भी पिता की शक्तियाँ होते हैं, इसमें सबसे फर्स्ट आता है सकारात्मक पक्ष में। फर्स्ट पॉइंट है नारी पर उत्तरदायित्व का भाव। जब अपन देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है एक ही व्यक्ति, तो दूसरा कि उन उत्तरदायित्व का उस पर अभाव रहता है कि हमारे पास कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो इसमें जो सारे उत्तरदायी हैं जो जेंट्स वर्ग पे रहते हैं, बल्कि लेडीज वर्ग पे कोई प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होता है पितृसत्ता में। सेकंड है सांस्कृतिक व्यवस्था का समर्थन। आप देखते हो कि जो पुरुष वर्ग है वो सांस्कृतिक व्यवस्था का समर्थन लेडीज वर्ग के लिए करता है, जबकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें कहीं पे जेंट्स वर्ग भी भाग लेता है, कहीं पे लेडीज वर्ग भी भाग लेती है। दोनों ही प्रकार से लोग भाग इसके अंतर्गत लेते रहते हैं। लेकिन कई कार्यक्रम पर्सनल जेंट्स के हो सकते हैं, पर्सनल लेडीज के भी हो सकते हैं। जबकि पितृसत्ता में जो घर का कार्य है, जो घर की सांस्कृतिक व्यवस्था है, वो लेडीज के हाथों में रहती है, जिससे कि हम उसको वो घर में रहकर संपूर्ण चीज़ का अभाव कर सकते हैं। उसके बाद है धार्मिक व्यवस्था का समर्थन। आप देखते हो कि जो धार्मिक व्यवस्था है इसका समर्थन आप देखते हो एंशिएंट काल से या प्राचीन काल से ये भारत की जो व्यवस्था उसमें चला आ रहा है कि जो धार्मिक कार्य हैं उनमें अधिकतर जो जेंट्स वर्ग है वही भाग लेता है। तो उस वर्ग, जबकि लेडीज वर्ग बहुत से धार्मिक कार्य ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार से कोई भाग नहीं लेती हैं, और उसके साथ आने वाले जो धार्मिक कार्य होते हैं उनमें लेडीज़ों का जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें धार्मिक कार्यों में लेडीजें भाग लेती हैं, कुछ में जेंट्स होते हैं। जबकि प्राचीन काल में भी धार्मिक व्यवस्था में लेडीज़ों के जो समर्थन की बात थी वो कम थी। सिंधु सभ्यता में तो धार्मिक कार्य से लेडीज जुड़े बहुत कम कार्य करती थी, लेकिन जब वैदिक युग आया तो उसमें स्त्रियाँ धार्मिक जो कार्य थे उनके समर्थन में आ गई थी। उसके पास अगला पॉइंट आता पुरुषों के दायित्व में वृद्धि। आप देखो कि इसमें ये बात आती है कि भाई जब सारे दायित्व एक व्यक्ति के हाथ में आ जाते हैं तो उसका जो जब दायित्व में उसके दायित्व में वृद्धि होना आवश्यक बात है। उसके दायित्व में वृद्धि होगी जब सारे दायित्व एक ही व्यक्ति के, जब दायित्व अलग अलग व्यक्तियों के पास रहेंगे तो उससे ये है कि उनके जो दायित्व में वृद्धि नहीं होगी। इसमें क्या है कि कुछ उत्तरदायित्व नारी को भी दिए जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर पितृसत्ता कि भाई एक ताकि जो सत्ता एक पुत्र के हाथ में आती है, इसके कारण पुरुषों में के दायित्व में वृद्धि रहते। नारी को विशेष सुविधा। आप देखते हो कि जो नारी है उसको सुविधा भी ले चाहिए। ये नहीं कि एक
जो पितर सत्ता के अंतर्गत जो पूरा कार्यभार, जो कार्यों की देख रेख या जो करता है वो जेंट्स करता है, तो ऐसा नहीं कि सारी सुविधा जेंट्स को मिले। तो कुछ सुविधाएं होती हैं, कुछ और भी अन्य सुविधा होती हैं जो विशेषतर नारी को भी उन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, नारी को भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। जैसा कि घर में रहने सहने का है और भी जो व्यवस्था है। उसके बाद अगला है नारी को तनाव से मुक्ति। ये चीज़ पितर सत्ता के अंतर्गत देखी जाती है कि नारी बिल्कुल तनाव मुक्त रहती है, क्योंकि उनमें पितर सत्ता में जेंट्स वर्ग प्रधान होता है और वो सारे कार्यों की देख रेख करता है। इससे है कि नारी को किसी प्रकार के ऐसे जो हार्ड या भारी कार्य करने नहीं होते हैं, तो उससे क्या है कि उन्होंने तनाव होने की स्थिति से वो मुक्त रहते हैं। क्योंकि जब इंसान लिमिट का कार्य करेगा और उसको उसमें ये रहेगी कि अपन को इतना ही कार्य करना है, बाकी फालतू नहीं करना है, तो वो उसी चीज़ से उसको वो उतना ही कार्य करेंगे। और जो बाकी जो भारी कार्य हैं वो जेंट्स वर्क करता है, तो उसमें क्या है कि नारी को तनाव से मुक्ति मिल जाती है। अगला पॉइंट आता है नारी का सीमित कार्य क्षेत्र। जो एक नारी होती है उसका एक जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। घर की जो चार दीवारी के अंतर्गत सीमित होता है, जबकि जो जेंट्स वर्ग है उसका कार्य क्षेत्र बाहर तक या जो बाहरी कार्य क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, वो बाहर के कार्य भी करके आता है। जबकि लेडीज या जो महिला वर्ग है जो अधिकतर सीमित कार्य क्षेत्र में ही काम करते हैं। अगला पॉइंट आता है नारी का सुखमय जीवन। आप देखते हो कि प्रत्येक नारी अपना सुखमय जीवन पितर सत्ता में इसलिए व्यतीत करते हैं कि जो भी सारे कार्यों के अभाव वो एक जेंट्स वर्ग या आदमी के पास होते हैं, जबकि जो लेडीज वर्ग है वो उसमें ऐसा कोई ज़्यादा कार्य का भार नहीं होता है। जो कार्य करना होता है वो एक फिक्स कार्य होते हैं और एक सीमित कार्य क्षेत्र। अभी आप पिछले पॉइंट में पढ़ा था, तो इसके कारण उनका जो जीवन है वो सुखमय जीवन के अंतर्गत भी आता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कठिन कार्यों में नारी की सहभागिता। आप देखते हो जब कोई भी कठिन कार्य होगा तो नारी की सहभागिता अवश्य रूप से देखने को मिलेगी। कठिन कार्यों में नारी की सहभागिता आप देख रहे हो कि जब एक जेंट्स कठिन कार्य करता है तो उसकी जो नारी होती है वो जो कठिन कार्य में सहभागिता उसका सहयोग कर सकती है। ऐसा भी नहीं है कि भाई एक ही आदमी हार्ड वर्क करता रहे और दूसरा व्यक्ति आराम से आसानी से वो करता रहे। उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तहत एक किसान खेत में हल जोत रहा है, किसान या खेत में काम कर रहा है, तो घर से उसकी नारी उसका खाना बना के और खेत में लेके जा सकती है। ये नहीं कि किसान वहाँ से कार्य कर रहा है तब वो घर पे आएगा खाना खाएगा। ऐसा नहीं है कि वो भी उस कार्य में अपना वो कर रहा है। इसके बाद है नारी इच्छा का सम्मान। आप देखते हो कि नारी की इच्छा है उनका भी जो
पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष है, उसमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको या प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्मान का अधिकार होता है। ऐसा नहीं हो कि भाई अपन पितृसत्ता के पक्ष की सकारात्मक पक्ष में आते हैं तो जब पितृसत्ता की सारी शक्तियाँ एक आदमी के हाथ में आ जाती हैं या जेंट्स वर्ग के हाथ में आ जाती हैं तो उसको नारियों का सम्मान, नारी की जो इच्छा होती है उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नारी की जो इच्छा है उनका सम्मान न करे। तो इसके साथ ये पितृसत्ता का सकारात्मक पक्ष तो खत्म होता है। अब आ जाता है अपने पास नकारात्मक पक्ष। तो अपन अभी सकारात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन किया और अब अपन नकारात्मक पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हो पितृसत्ता का जो नकारात्मक पक्ष है तो इसके भी अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नकारात्मक उसमें माना गया है। फर्स्ट है नारी शक्ति का अपमान। आप देखते हो जब सारी शक्ति एक व्यक्ति या जेंट्स के हाथ में आ जाती हैं तो जबकि जो दूसरा वर्ग रहता है नारी, उसके जो शक्ति होती है उसका अपमान होता है। ऐसा नहीं है कि जब दोनों को समान रूप से शक्ति प्रदान है तो दोनों ही उस चीज़ का उपयोग करें, न कि केवल एक पक्ष। जबकि इसमें जब एक वर्ग इस चीज़ का उपयोग करेगा तो दूसरे वर्ग का क्या है कि जो नारी शक्ति है उसका अपमान होता हुआ हमें दिखाई देगा। इसके बाद है शक्ति असंतुलन। तो आप देख रहे हो जब सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएंगी तो शक्तियों का असंतुलन होना अवश्य रूप से है। ऐसा नहीं कि हम शक्तियों का समान रूप से मान सकते। जब सारे कार्य एक व्यक्ति या घर के अंदर की जो देख रेख है, जो बाहरी कार्य हैं, उनको भी एक ही व्यक्ति करेगा तो सारी शक्तियाँ उसी के हाथ में रहती हैं। जबकि दूसरा जो व्यक्ति है उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है तो वो क्या है सारी शक्ति पितृसत्ता के अंतर्गत एक आदमी के अंतर्गत होती है, जबकि लेडीज वर्ग के हाथ में नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि शक्ति का जो असंतुलन है वो उत्पन्न होता है। ये हमारे सामने एक समस्या आ जाती है। इसके साथ में अगला पॉइंट है अपना असंतुलन विकास की स्थिति। असंतुलन विकास की स्थिति। तो आप देखते हो जब शक्ति असंतुलन होगा तो उस रूप से पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। भाई कि आप देखते हो कि जब शक्ति असंतुलित हो रही है तो असंतुलित विकास की स्थिति भी उत्पन्न होगी। आप देखते हो कि एक व्यक्ति के पास सारी शक्ति है तो वो अपना डेवलपमेंट अच्छे से कर सकता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के पास में शक्तियों की स्थिति अपने पास नहीं है। शक्ति का अभाव है अपने पास, तो अपन उसका डेवलपमेंट या विकास उसका अच्छे से नहीं हो सकता। जो परिपूर्ण रूप से हमें जो संतुलन के अनुरूप शक्तियों का संतुलन होगा तो संतुलित हर आदमियों का विकास हो सकता है। तो इसमें यह है कि जब शक्ति असंतुलन होगा तो उसमें असंतुलन विकास की स्थिति अवश्य रूप से उत्पन्न होगी। इसके बाद है अगला 4 नंबर नारी के प्रति
घरेलू हिंसा, आप देखते हो जो प्रत्येक नारी होती है, प्रत्येक घर के अंदर घरेलू हिंसा अवश्य रूप से होती रहती है, कमती बढ़ती, किसी में 2-4% तो किसी में 5-10% अवश्य रूप से हमें ये देखने को मिलती है, कहीं कहीं पे अधिक भी देखने को मिलती है। तो पितृसत्ता का जो सकारात्मक पक्ष है, इसी में ये स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच, अपना अपना दृष्टिकोण, देखने का जो नज़रिया है, उनका सब कुछ अपने अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो इनके प्रति ये जो नारी शक्ति होती है, उसके प्रति घरेलू हिंसा उत्पन्न होती है। इसमें कई कारण होते हैं, जैसे शारीरिक बनावट या सामाजिक जो स्थितियां हैं, वो इस घरेलू हिंसा को उत्पन्न करने में कुछ न कुछ अपने महत्वपूर्ण भूमिका भी या अपनी भूमिका अदा करते रहती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। आप देखते हो जब प्रत्येक नारी होती है तो उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हमें एक जेंट्स वर्ग की ओर से देखने को मिलता है। तो इसमें कई कारण होता है कि जेंट्स वर्ग इस चीज़ को सोचता है कि जब जेंट्स वर्ग की शादी हो जाती है तो जो लेडीज वर्ग रहती है उसके प्रति वो इस चीज़ को सोचता है कि भाई अब तो इसकी शादी होगी, इसके हम लेके हमारे अच्छी तरह से कार्य करे और उसके साथ और भी भाई, जैसे जब एक स्त्री पुरुष का एक जोड़ा बन जाता है तो सभी एक दूसरे के साथ उसको वो करते हैं, पर फिर भी एक साथ रहने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब भी जो पितृसत्ता में जो क्या है कि जो शक्तियाँ पुरुष के हाथ में होती है, इसके लिए वो उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक सोच रखता है, नकारात्मक विचार रखता है, बहुत सारे विचार होते हैं। तो उसमें ये भी आता है जैसे कि भाई एक स्त्री है जो एक पुरुष को छोड़कर अन्य दूसरे जगह नहीं जा सकती, हम इसे जैसा कहेंगे वैसा ही सुनेगी। ऐसा वर्तमान स्थिति में सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, जिसका भी कारण ये हो रहा है कि भाई हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से सब कुछ कार्य करने में हमें क्षमता उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं हो कि हम उनके प्रति वो। अगला पॉइंट आता है इसमें नारी की योग्यताओं का अपमान। नारी की योग्यता वो का अपमान। आप देखते हो जब किसी नारी वर्ग के अंतर्गत अपनी जो योग्यताएं होती हैं तो उनको उसमें उन योग्यताओं को दर्शाने का अवसर दिया जाना चाहिए कि जैसे कि एक वर्ग में 4 लेडीज हैं, उसमें से एक BA BEd योग्यता रखने वाली जो लेडीज है और तो उसको एक शिक्षा के प्रति उसकी योग्यता के क्षेत्र में उसको समय देना चाहिए, विचार देने चाहिए। और जबकि बाकी लेडीज़ों को क्या है कि जैसे जो घर के कार्य होते हैं उनमें अपना समय देना चाहिए, जिससे कि वो अच्छा कार्य कर सकें। और जब एक प्रत्येक नारी होती है उसके अंतर्गत जो अपनी योग्यताएं पितृसत्ता में उनकी योग्यताओं का अपमान होता है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सभी को समान रूप से दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगला पॉइंट आता है नारी के अधिकारों का अभाव। भाई पितृसत्ता की प्रत्येक स्थिति में सारी चीजें एक पुत्र के पास होती हैं, तो जिससे कि जो नारी शक्ति है तो उसमें के जो अधिकार होते हैं उसका अभाव रहता है। इसमें यह है कि जो सारे शक्तियाँ और सारे अधिकार हैं जो एक जेंट्स वर्ग के उसमें रहते हैं, जो नारी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि एक घर में किसी चीज़ का निर्णय लेना है तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से अधिकार होने चाहिए, नहीं कि एक जेंट्स वर्ग उस चीज़ का निर्णय में संपूर्ण भागीदारी नहीं निभा सकता। उसमें स्त्रियों को कुछ भागीदारी होती है तो उनके भी उस चीज़ में अधिकारों का हनन होता है, जबकि ऐसा नहीं हो कि सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। अगला पॉइंट आता है अपना मानवता के प्रतिकूल व्यवस्था। तो अब आप इसमें देखते हो कि एक स्त्री पुरुष दोनों में एक मानवता प्रत्येक इंसान या प्रत्येक जीव के अंतर्गत होती है, जिसको कि एक अच्छी तरीक़ा से हमें गाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब पितृसत्ता में एक ही आदमी सारी व्यवस्था करे तो वो मानवता की जो मान मर्यादा है, जो अस्था हैं, उनके अनुकूलित जाए। ऐसा नहीं हो कि उनके प्रतिकूल रहना चाहिए, जिसमें भाई कि स्त्रियों की किसी प्रकार की मानवता का हनन नहीं हो। इसके बाद अगला पॉइंट है नारी के विकास का अभाव। आप देखते हो प्रत्येक नारी अपने घर का अभाव, वो डेवलपमेंट का अभाव कर सकती है। ऐसा नहीं हो कि जब अपन उसको टाइम देंगे उसमें जो योग्यता होगी तो उनसे वो अपना अभाव अवश्य रूप से उनका अभाव महसूस करती है। तो आप देखते हो कि जबकि पितृसत्ता के जो पुरुष वर्ग होता है सारी शक्तियाँ उसके अंतर्गत आ जाती हैं, और इसके साथ हम देखते हैं कि एक नारी के पास कुछ नहीं रहता है तो उसके जो डेवलपमेंट में भी कुछ दिक्कतें आते हैं। अब आज समस्याओं का सामना करना पड़े। यदि दोनों के पास शक्ति समान रहेगी तो नारी के जो डेवलपमेंट हैं उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साथ है नारी जागरूकता का अभाव। नारी जागरूकता तो आप देखते हो कि भाई प्रत्येक नारी जो आज तो जो वर्तमान स्थिति आ रही है उसमें पढ़ी लिखी जो शिक्षित आ रही है, लेकिन जो एंशिएंट काल से लेके कुछ वर्षों पूर्व तक क्या है कि कुछ नारियां पढ़ी लिखी होती थी, कुछ ही अच्छे रूप से अपने आप में प्रिपेयर हो जाती थी। लेकिन आज तो क्या है कि प्रत्येक आ रही है तो उसको जागरूकता का अभाव जो प्राचीन काल में हमें देखने को मिलता था, सारी चीज़ें आज भी हमें देखने को मिलती हैं। उनमें क्या है, सब में नारी जागरूकता का अभाव। जब अपन जागरूक होंगे तो अपने पास जो अधिकार नहीं होंगे या जो अपने कार्य क्षेत्र जो सुविधा अपन को नहीं मिलेंगे तो अपन उनके प्रति जागरूक हो सकते हैं। तो उस जागरूक होने के लिए जागरूकता का अभाव जरूरी है। इसके बाद अपना आता है पितृसत्ता का आदर्श स्वरूप। तो आप देखते हो कि एक पितृसत्ता में
क्या एक पुत्र के क्या क्या आदर्श स्वरूप पितर सत्ता के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो आप देख रहे हो पितर सत्ता का अभाव, तो इसमें भी एक जब ताकि शक्तियाँ एक पुत्र के पास आते तो पितर सत्ता में पितर सत्ता का क्या अच्छे उद्देश्य क्या उनके स्वरूप होते हैं। इसमें फर्स्ट है नारी इच्छा को सम्मान, नारी इच्छा को सम्मान। तो इसमें है कि भाई जब आदर्श जब अच्छे पितर सत्तात्मक आदमी होंगे तो एक जो नारी की जो इच्छा है उनका सम्मान अवश्य रूप से हमें देखने को मिलता है। जबकि अपना जिस प्रकार से कार्य कर सकते हैं उसके साथ साथ अगले व्यक्तियों का भी तो हम कार्य उसमें सफल बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो, जबकि नारी वर्ग है उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, उसकी इच्छाओं का सम्मान हमें करना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है नारी की योग्यताओं का सम्मान। तो आप देखते हो ना कि भाई कि जिस नारी या जिस लेडीज वर्ग के पास अपनी योग्यता हैं उनका उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। जैसे कि एक नारी BA BEd BSc BEd MA आदि हो तो उसकी जो योग्यताएं हैं वो उनकी योग्यताएं हैं, तो उन योग्यताओं को अभी हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी योग्यताएं वो के अनुरूप उन्हें कार्य नहीं कराएं या उन्हें जो कार्य में उनकी सहभागिता हो सकती है उसमें नहीं हो, तो उनको एक शिक्षा के क्षेत्र में हमें भेजना चाहिए जिसकी उनकी योग्यताओं का सम्मान हो। अगला है परिवार नारी विकास में सहभागिता। आप देखते हो प्रत्येक परिवार अच्छा होगा, अच्छा डेवलपमेंट उनके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। तो वो जो नारी लेडीज वर्ग का जो या बालिकाएं होंगी उनके प्रति डेवलपमेंट में अवश्य रूप से जरूर अपना सहयोग या जो भी उनसे सहयोग से अधिक संपूर्ण योगदान जो उनकी तरफ से होता है वो हमें देख मिलता है। ऐसा नहीं है कि अपन एक ही जेंट्स वर्ग को डेवलपमेंट के लिए सहयोग करें, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा परिवार होगा तो परिवार की दृष्टि भी। अगला पॉइंट है नारी के प्रति सम्मान की भावना का विकास। सम्मान की भावना का विकास। आप देखते हो कि एक नारी हो गया उसके प्रति सम्मान की भावना का विकास होना चाहिए कि अपन एक पिता सत्ता के आदर्श स्वरूप आइडियल्स उसमें आते हैं तो हमें उनका एक हमें जेंट्स वर्ग या मानवता के प्रति एक लेडीज या नारी के प्रति सम्मान की भावनाएं जरूर रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम पितर सत्ता में आते हैं तो पितर सत्ता के सारे अधिकार हमें मिलते हैं तो नारियों के प्रति हमें सम्मान की भावना उचित रूप से करनी चाहिए, जिस रूप से एंशिएंट काल से चली आ रही है जैकी। तो और बाकी आगे का जो कार्य उसको आगे की क्लासों में पढ़ेंगे।